गेहूं की बुआई के बाद पहला पानी कब देना चाहिए, सीआर स्टेज क्या होती है, सीआर स्टेज में पानी देना क्यों जरूरी है, पहले पानी के साथ हमें कौन कौन से उर्वरक और खाद देनी चाहिए, यूरिया कितना देना चाहिए, ह्यूमिक एसिड कितना देना चाहिए, क्या जिंक सल्फेट के साथ हम यूरिया को मिला करके खेत में डाल सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न जो कि आप जानना चाहते हो। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका अमर चड़ार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री प्लेटफॉर्म में। तो किसान भाइयों, गेहूं में जो भी कृषि क्रिया की जाती है उन सब का एक ही उद्देश्य होता है, वो है गेहूं से ज्यादा उत्पादन लेना। और यदि गेहूं से ज्यादा उत्पादन चाहिए तो पौधे हष्ट-पुष्ट होना चाहिए, कल्लों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, दाने का आकार अच्छा होना चाहिए। दाने का आकार और दाने की गुणवत्ता गेहूं में कल्लों की संख्या पर निर्भर करती है, और कल्लों की संख्या गेहूं में जड़ों के विकास पर निर्भर करती है। और जड़ों का विकास कैसे होगा तो वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मैं इससे संबंधित जानकारी दूं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खेती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, गेहूं में जड़ों का अच्छे से विकास हो उसके लिए हमें सबसे पहले सीआर स्टेज को समझना पड़ेगा। सीआर स्टेज, जिसे क्राउन रूट इनिशिएशन के नाम से जाना जाता है, यह स्टेज गेहूं में 21 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पे आती है। इस समय गेहूं में सिंचाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उस समय क्राउन रूट यानी कि जड़ों का विकास हो रहा होता है। इसमें क्या होता है किसान भाइयों, ये आप गेहूं के पौधे को देख पा रहे होगे, इसमें ये जो जड़ें देख पा रहे हो ये नई जड़ है, और ये देख रहे हो ये छोटी सी, ये पुरानी जड़ होती है। ये छोटी सी जड़ है, ये पुरानी जड़ है, और ये जो जड़ देख पा रहे हो आप ये नई जड़ है। तो ये जो नई जड़ें आ रही हैं इसी का विकास सीआर स्टेज में होता है। जैसे बच्चों के दूध के दांत होते हैं वो पहले टूट जाते हैं, उसके बाद नए दांत आते हैं और वो आखिरी तक साथ रहते हैं, उसी तरीके से ये वाली जो जड़ बढ़ रही है इसका विकास हो रहा है, ये आखिरी तक हमारे इस पौधे को सपोर्ट करेगी। और जो ये नीचे की जड़ें हैं ये जैसे दूध के दांत होते हैं उसकी तरह है, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और इन जड़ों की ग्रोथ ज्यादा होगी। तो किसान भाइयों, जितनी ज्यादा इन जड़ों की ग्रोथ होगी, जितनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी, उतनी अच्छी आपको कल्लों की संख्या देखने को मिलेगी। इसलिए किसान भाइयों, इन जड़ों का अच्छे से विकास हो इसलिए आपको पानी देना चाहिए 21 से लेकर के 25 दिन के बीच, जब सीआर स्टेज गेहूं में चल रही होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि इन जड़ों के विकास के लिए हमें कौन कौन से उर्वरक और खाद देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, यदि हम खाद की बात करें तो गेहूं के पौधे को ये जो हरापन देख रहे हो आप, ये हरा भरा बनाए रखने में नाइट्रोजन मदद करता है। इसलिए आपको सिंचाई के पहले आप 40 किलो नाइट्रोजन अपने खेत में डाल सकते हो। 40 किलो मतलब कि एक बैग आप यूरिया का लीजिए, उसमें आप जिंक सल्फेट को मिलाइए। जिंक सल्फेट बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पर डाल रहे हैं कि जिंक सल्फेट को यूरिया के साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप जिंक सल्फेट को यूरिया के साथ मिला सकते हो, क्योंकि समस्या तब आती है जब दो उर्वरकों को आपस में मिलाते हैं, उसमें रासायनिक क्रिया होती है और फिर वो उर्वरक घुलनशील नहीं हो पाते हैं। क्योंकि कोई सा भी पौधा हो वो पोषक तत्वों को घुलनशील अवस्था में ही ग्रहण करता है, और यदि पोषक तत्व घुलनशील नहीं होंगे तो पौधा उसे नहीं लेगा, और जैसा आप उसमें खेत में डालोगे वैसा का वैसा वो खेत में डला रह जाएगा। तो ये घुलनशील रूप में पौधों तक पहुंचते हैं, और आप जिंक सल्फेट और यूरिया को साथ में मिला करके दोगे तो वो भी पौधे आसानी से ग्रहण कर पाएंगे। तो आप उनको दोनों को मिला सकते हो। 40 किलो आप यूरिया लीजिए, उसमें आप 5 किलो जिंक सल्फेट को मिलाइए और उसको आप अपने खेत में छिड़क दीजिए। जिंक सल्फेट क्या करेगा, जिंक सल्फेट पौधे को हरा भरा बनाकर रखेगा, जड़ों का विकास अच्छा करेगा, जिससे कल्लों की संख्या ज्यादा होगी और पौधे में आपको दाने बहुत अच्छे और बड़े नजर आएंगे। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट और यूरिया की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि जिंक सल्फेट का उपयोग हम किस स्थिति में अपने खेत में ना करें। तो किसान भाइयों, जब आपके खेत का तापमान बहुत कम हो, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, मिट्टी ठंडी हो, तो उस समय आप जिंक सल्फेट को अपने खेत में नहीं डालिए, क्योंकि उस समय यदि आप जिंक सल्फेट को खेत में डालते हो तो जिंक सल्फेट मिट्टी के साथ एक क्रिया करेगा, रासायनिक क्रिया करेगा, जिसके बाद वो अघुलनशील रह जाएगा, उसे पौधे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसान भाइयों, जब ज्यादा ठंड हो और आपकी मिट्टी ठंडी हो, टेम्परेचर कम हो उसका, तो उस समय आप जिंक सल्फेट का उपयोग ना करें, क्योंकि वो पौधों तक नहीं पहुंच पाएगा और आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन, जब किसान भाइयों आपकी मिट्टी का पीएच क्षारीय हो, यानी 7.5 से ऊपर हो, आपकी मिट्टी क्षारीय प्रवृत्ति की हो, उस समय पर भी आप जिंक सल्फेट का उपयोग ना करें, क्योंकि उस समय पर भी
पौधे जिंक सल्फेट को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय भी जिंक सल्फेट आगुलनशी रूप में रह जाएगा। तो ये तो बात हो गई किसान भाइयों, जिंक सल्फेट का उपयोग हमें कब नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, आपको एक प्रोडक्ट और उपयोग करना है जो कि ग्रोथ रेगुलेटर होता है, जिसमें ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड आता है। फुल्विक एसिड उसमें 98% होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। तो किसान भाइयों, आप इसको 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डाल दें, जिससे जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा, पौधा ग्रोथ बहुत अच्छा करेगा। तो किसान भाइयों, आपको ये 3 खाद डालनी है। 40 किलो यूरिया लेना है आपको, उसमें 5 किलो आपको जिंक सल्फेट मिलाना है। पहले उसका आप अपने खेत में छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद आप 2 किलो ह्यूमिक और फुल्विक एसिड आता है, उसको अपने खेत में छिड़काव कर दीजिए। किसान भाइयों, इन तीनों चीज़ों को आप अपने खेत में डालने के बाद आप उसमें सिंचाई कर दीजिए, जिससे यूरिया जिंक ये घुल करके पौधे तक अच्छे से पहुंच पाएंगे। किसान भाइयों, यदि आप सिंचाई से पहले नहीं डाल पाए हो तो इसे आप बाद में भी डाल सकते हो। तो किसान भाइयों, यदि आप इन तीनों चीज़ों का उपयोग अपने खेत में करते हो तो आप देखोगे कि आपका पौधा हष्ट-पुष्ट नजर आएगा, कल्लों की संख्या ज़्यादा होगी, दाने का आकार बड़ा होगा, दाने में चमक होगी और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो किसान भाइयों, इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान।